सेक्शन फॉर्मूला आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें हमने भी डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिए थे सेक्शन फॉर्मूले से। और सेक्शन फॉर्मूले के दो एप्लीकेशन हमने किए थे, एक सेंट्रॉयड और दूसरा इन सेंटर निकालने में। एक एप्लीकेशन उसका आज हम और सीखने वाले हैं, जिसको कहते हैं बच्चों हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स तो पहले समझिए बच्चों, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स क्या होता है। इफ पॉइंट्स Q and S divide PR internally and externally respectively in the same ratio, then points Q and S are harmonic conjugates of each other with respect to P and R। मतलब समझिए क्या है बच्चों, दो पॉइंट है Q और S और एक अपना लाइन सेगमेंट है PR। Q और S इस लाइन सेगमेंट को सेम रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक Q इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है और S उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो Q और S को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। किसके रेस्पेक्ट में, PR के रेस्पेक्ट में। देखिए डायग्राम से कैसे समझें। जैसे देखो बच्चों, ये है अपना P और ये है बच्चों यहाँ मान लीजिए आप R। ये एक लाइन सेगमेंट है PR। अब ये कोई पॉइंट है Q, कोई पॉइंट है बच्चों Q जो PR को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए ये इसको K/1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब ये जो पॉइंट S है, एक दूसरा पॉइंट S है, वो भी PR को K/1 के रेशो में ही डिवाइड कर रहा है, वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो यदि ऐसा सीन होता है तो Q और S एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू P एंड R। तो क्या बनेगा बच्चों, PQ अपॉन QR, PQ अपॉन QR ये K के इक्वल है। मीन्स Q PR को K/1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है और S भी PR को K/1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो इक्वल्स टू क्या होगा, PS अपॉन RS। PQ अपॉन QR इक्वल्स टू PS अपॉन SR। पॉइंट Q और पॉइंट S PR को सेम रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, Q इंटरनली और S एक्सटर्नली। तो हम तो इसमें Q और S एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहे जाते हैं P और R के रेस्पेक्ट में बच्चों। तो उम्मीद है बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसके भी कई सारे एप्लीकेशन हैं, एक तो छोटा सा हम ऐसे ही बता देते हैं बच्चों। ये जो Q और S होते हैं एक सर्कल पे लाई करते हैं, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी सर्कल वाले चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा अभी बता देते हैं। Q और S दोनों एक सर्कल पे लाई करेंगे और उस सर्कल का जो सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर C, ये जो सेंटर C है ये होता है बच्चों QS का मिड पॉइंट। QS का मिड पॉइंट मतलब QS इसका डायमीटर एक तरीके से बन गया। ये एक सर्कल होता है। इस सर्कल के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। इस सर्कल को अपोलोनियस सर्कल कहा जाता है। जो हमारी ट्रेन चलती है ना, ट्रेन के जो पहिए घूमते हैं वो इसी सर्कल के कंसेप्ट से चलते हैं बच्चों। वो डिटेल में हम लोग सर्कल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक यहाँ से समझा। इसमें एक दूसरी प्रॉपर्टी समझिए। एक प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चों, PQ PR एंड PS R N HP। HP जानते हो ना रे बच्चों, HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। PQ PR और PS हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बच्चों होते हैं। शायद ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं इसीलिए इसका नाम शायद हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी रखा गया होगा। तो अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कैसे पता चला सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। भाई पहली बार किसको कैसे पता चला वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इसको प्रूव कर सकते हैं, है ना भाई। हम इसको प्रूव करेंगे कि PQ PS और PQ PR और PS हार्मोनिक प्रोग्रेशन में इसको प्रूव कर लेते हैं बच्चों। और इसको याद भी रखना भाई। अब बच्चों ये HP में है तो इसका मतलब होगा क्या, 2 अपॉन PR इक्वल्स टू 1 अपॉन PQ प्लस 1 अपॉन PS। ये तो HP का कंडीशन होता है भाई। HP क्या होता है, AP, HP को रेसिप्रोकल करो तो AP बन जाता है।
तो 1/PQ 1/PR 1/PS AP में होंगे। और AP का क्या कंडीशन होता है, बीच वाले का ट्वाइस साइड वालों के सम के इक्वल होता है। तो हमें एक्चुअली प्रूव क्या करना है, 2/PR इक्वल्स टू 1/PQ प्लस 1/PS। बच्चों ये हमें प्रूव करना है, बहुत ही आराम से बच्चों प्रूव किया जा सकता है। बच्चों जो डेफिनेशन है उसी से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ने क्या कहा है, PQ/QR, PQ/QR इज इक्वल टू PS/RS। भाई ये तो डेफिनेशन है ना हार्मोनिक कॉन्जुगेट का। अब वो डायग्राम थोड़ा सा यहाँ भी बना लो आप। ये था P, फिर आगे Q, फिर R और लास्ट में था भाई S, PQRS ऐसे था। अब भाई इसमें आप देखिएगा हमें जो रिलेशन लाना है फाइनली वो PR PQ PS में लाना है, मतलब QR और RS को यहां से एलिमिनेट करना है। तो क्या करिएगा बच्चों, QR ये रहा देखो QR को क्या लिख सकते हो आप, PR माइनस PQ। QR को बच्चों लिख दो PR माइनस PQ। और बच्चों ऐसे ही RS को आप क्या लिख दो, PS माइनस PR, PS माइनस PR। अब इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए आप दोनों साइड, तो PR माइनस PQ/PQ इक्वल्स टू PS माइनस PR/PS। आप अलग अलग डिवाइड कर दो, सो PR/PQ माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस PR/PS। अभी बच्चों ये वाले PS को इधर ले आओ, सो PR/PQ प्लस PR/PS। बच्चों एक 1 तो वहां पहले से था, एक ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो ये बन गया है 2। अब बच्चों इसको PR से आप डिवाइड कर दो, तो PR से डिवाइड करो, उधर क्या बना 1/PQ प्लस 1/PS इज इक्वल टू 2/PR। देखो बच्चों यही हमें प्रूव करना था। तो क्या प्रूव हो गया है कि PQ PR और PS HP में होते हैं बच्चों, यही हमें प्रूव करना था। बच्चों वैसे तो ये जो टॉपिक है डायरेक्टली IIT के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल में तो होता ही नहीं, वैसे डायरेक्टली IIT के भी सिलेबस में नहीं होता है, तो डायरेक्टली इससे कभी सवाल आएगा ऐसी कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन कहीं हो सकता है। फ्यूचर में हम आपको एक चीज़ और सिखाएंगे सर्कल जब पढ़ रहे होंगे हम, कि ये जो अपना हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से जो सीक्वेंस सीरीज में कॉन्सेप्ट होता है AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, उसको भी इससे प्रूव किया जा सकता है। उसके लिए हमें थोड़ी और अभी ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी, सर्कल्स के बारे में सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको प्रूव भी इससे कर पाएंगे बच्चों। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन तो इसे खूब बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। क्वेश्चन में क्या कराएंगे भाई, जैसे आपको P और R दिए हों और एक पॉइंट Q दे दे और हिसाब से पूछ ले, इस तरह का सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है भाई। बाकी एक स्टेटमेंट हम और आपको बोल रहे हैं, आप बताना वो सही है या गलत है। भाई देखो ये जो डायग्राम बना हुआ है उसमें हमने आपको क्या सिखाया है, Q and S आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू PR। Q and S are harmonic conjugates of each other with respect to P and R। क्या इसी में क्या ऐसा भी कहा जा सकता है क्या, P and R are harmonic conjugates of each other with respect to Q and S। बात क्लियर है कि नहीं? P and R are harmonic conjugate of each other with respect to Q and S। मतलब कि Q और S PR के रेस्पेक्ट में हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं, तो क्या P और R Q S के रेस्पेक्ट में हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे? तो आप बताइएगा ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा, मतलब वो कॉन्जुगेट होंगे या नहीं होंगे। Q S हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं तो क्या P R भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे, और यदि ये सही है तो इसका प्रूफ क्या है ये आप बताइएगा जी। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको ना हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है। क्या कहा है जी क्वेश्चन में, फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ P
P पॉइंटेड कोऑर्डिनेट है 7/3, 7/3 with respect to the points A 1,1 and B 3,3। ये है बच्चों, दो पॉइंट ए और बी गिवन है और एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी का आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताना है। तो बिल्कुल आसान होता है जी। देखिए क्या है कहानी, ऐसे डायग्राम एक बनाओ, यहाँ पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है और यहाँ पॉइंट पी है। तो यहाँ इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्यू होगा। तो डेफिनेशन ये कहता है कि पॉइंट पी ए बी को जिस रेशो में डिवाइड करेगा, पॉइंट क्यू भी उसी रेशो में डिवाइड करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे कि जो पॉइंट पी है वो ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो उससे रेशो आ जाएगा। फिर पॉइंट क्यू भी ए बी को उसी रेशो में डिवाइड करेगा। तो फिर वही आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पॉइंट क्यू फाइंड कर लेंगे। बस याद रखना ये इंटरनल डिवीजन है, वो एक्सटर्नल डिवीजन है। तो पहले क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि भैया जो P है वो ए बी को K/1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। मीन्स PA/PB K/1 के इक्वल है। आप इस सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, लिख दो पॉइंट या 1 1, ये 3 3 और ये 7/3 7/3 K/1। तो लिखिएगा जी क्या बनेगा, 3K + 1/K+1 इज इक्वल टू 7/3। आप बच्चों इसको सॉल्व करके हम यहाँ से K का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 9K + 3 = 7K+7। इसको उधर ले जाओ तो बन गया 2K = 4। सो K का वैल्यू आ गया है 2। इसका मतलब जो पॉइंट P है ए बी को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है इंटरनली। इट मीन्स P divides AB in the ratio 2:1 internally। आप बच्चों जी पॉइंट P ए बी को 2:1 के रेशो में इंटरनली डिवाइड करता है, तो पॉइंट Q का क्या रहेगा, पॉइंट Q डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 2:1 एक्सटर्नली। तो भैया एक्सटर्नली उसी रेशो में डिवाइड करेगा। तो भैया अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो बच्चों पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अरे जैसे इंटरनल वाले में यहाँ प्लस साइन आता है ना, उसमें यहाँ माइनस साइन आएगा। बाकी चीजें तो सेम रहेंगी। क्या बनेगा देखो, 3 × 2 - 1/2 - 1। 3 × 2 K का वैल्यू 2 हो गया ना, और एक्सटर्नल डिवीजन है तो बीच में माइनस साइन आ गया। बिल्कुल सेम टू सेम y कोऑर्डिनेट भी बच्चों आएगा, क्योंकि पॉइंट तो सेम है ना, x कोऑर्डिनेट भी सेम है, y कोऑर्डिनेट भी सेम है, तो इसके भी x और y कोऑर्डिनेट सेम ही आएंगे। तो बच्चों सिंपलीफाई कर लिया तो क्या आ गया, पॉइंट 5,5। सो बच्चों पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5,5। तो 7/3, 7/3 का जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा वो 5,5 होगा बच्चों। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट बच्चों हमने जान लिया है। अब बच्चों सेक्शन फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसका नाम होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में जानेंगे हम। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल में एक छोटा कंसेप्ट है, वो भी आपको आना चाहिए उससे पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल को ढंग से पढ़ने के लिए, जिसे कहते हैं आप डिटर्मिनेंट। वैसे तो डिटर्मिनेंट 12th क्लास में एक अलग से चैप्टर होता है, लेकिन उसका बेसिक जरूरत पड़ती है 11th में भी काफ़ी सारे चैप्टर्स में। तो पहले हम आपको डिटर्मिनेंट का कुछ हल्का सा बेसिक बता देते हैं और फिर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टार्ट करते हैं भी। आओ बच्चों डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बच्चों देखिएगा पहले बेसिक हम समझ रहे हैं, मतलब डिटर्मिनेंट की कहानी क्या है, ये होता क्या है एक्चुअली में। देखो बच्चों दो इक्वेशन मान लीजिए आपके पास, a1x + b1y = 0, a2x + b2y = 0। बच्चों ये दो इक्वेशन आपको गिवन हैं x और y में। अब आपको इनसे x और y को एलिमिनेट करना है, इन दोनों इक्वेशन से x और y को एलिमिनेट करना है। देखिए कैसे करेंगे बच्चों, आप पहले वाली इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिए, a1x = -b1y। दूसरे वाली को
a2x इक्वल्स टू माइनस b2y। आप बच्चों आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को क्या कर दीजिए आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद यहां क्या बच गया बच्चों a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, और उधर क्या बन गया b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसको आप माइनस में ले आइए इधर, तो a1 अपॉन a2 माइनस b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 0। बच्चों ये बन गया है। दो इक्वेशन थी, उनमें से हमने x और y को एलिमिनेट करना था, तो y वाले टर्म को उधर ले गए और फिर डिवाइड कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से x अपॉन y का वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ से x अपॉन y का वैल्यू फाइंड कर लो, उनको इक्वल पुट कर दो, एक ही बात है अभी। अब बच्चों ये आ गया a1 अपॉन a2 माइनस b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इसको आपको सॉल्व करना हो तो कैसे करते हैं, कुछ एलसीएम सा ले लेते हैं, वो 0 में चला ही जाएगा बाद में। फिर मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर बीच में माइनस साइन, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे। एक विद्वान ने क्या किया, इसका नोटेशन चेंज कर दिया थोड़ा लिखने का, और क्या कहा, ये वाला डंडा यहां से हटा के यहां लगा दिया, ये वाला डंडा यहां से हटा के यहां लगा दिया। ठीक है भाई, यहां क्या बचा a1, यहाँ a2, यहाँ क्या हो गया b1 b2, और इक्वल्स टू लिख दिया 0। सही, और इसका नाम क्या रख दिया, इसको कहने लगे डिटर्मिनेंट। बात क्लियर हुई। ये वाला और ये वाला दोनों का मतलब सेम ही है, तो अब इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जैसे इसका करते थे a1 b2 माइनस a2 b1, इसमें भी a1 b2 माइनस a2 b1। तो यदि इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। बात क्लियर ही बच्चों भी। अब इसको यहां से शुरुआत से देखो, यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से इसको देखना है। ये दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। तो यदि इनसे x और y को आपको एलिमिनेट करना हो तो क्या करना है, x और y को छोड़ो, बाकी कोफिशिएंट लिख दो, a1 a2 b1 b2 इक्वल्स टू 0। बच्चों बात क्लियर हुई। इसी को आगे और थोड़ा एक्सटेंड करके ये दो इक्वेशन में क्या ऐसे आप 3 में भी कर सकते हो। जैसे बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू 0। ऐसे बच्चों 3 इक्वेशन हैं। अब इन 3 से यदि आपको x y z को एलिमिनेट करना हो तो क्या रिलेशन बनेगा भैया, डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इज इक्वल टू 0। बच्चों बस सिंपली क्या करना है, जिसको गायब करना है उसको गायब कर दो, बाकी उनको कोफिशिएंट सारे ऐसे लिख दो, ये बन गया आपका डिटर्मिनेंट भाई। बस इसमें क्या है, जितनी चीजें आपको गायब करनी है उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए, और सबके इक्वल टू में 0 ही होना चाहिए बच्चों। तो ये जो बच्चों बनता है इसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं भाई। दो ऑर्डर, ये इसका तो आपने वैल्यू निकालना सीख लिया, इसका वैल्यू भी निकालना सिखाएंगे अभी आपको हम बच्चों। इसमें ये जो होती है ऐसे जो हॉरिजॉन्टल वाली है इनको हम कहते हैं रो। जैसे ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में a1 b1, ये सेकंड रो है जिसमें a2 b2। ऐसे जो वर्टिकल होते हैं उनको कॉलम कहते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम है जिसमें a1 और a2 है, ये सेकंड कॉलम है जिसमें b1 और b2 है। ऐसे इसमें ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। बात क्लियर हुई बच्चों हुई। तो ये आपने बेसिक हमने जाना है कि डिटर्मिनेंट का एक्चुअली में क्या मतलब है, कहां से ये आता है। कई बार हमारे जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं आईआईटी एडवांस लेवल वाले, उनमें एलिमिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो एलिमिनेशन में एक जो नॉर्मल तरीका है वो बहुत लेंदी होता है। जैसे नॉर्मल तरीके से एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करोगे तो काफी लेंदी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप याद रखना, ठीक है ना। 90% बच्चे तो इस कंसेप्ट को यूज ही नहीं करते हैं, लेकिन आपको उनमें नहीं बनना है, आपको उनसे अलग में बनना है। तो कभी भी आपको एलिमिनेशन करना है तो याद रखना एक तरीका ये भी है एलिमिनेशन का। यदि जितनी चीजों का एलिमिनेट करना है उतनी इक्वेशन आपके पास हो, सबके इक्वल टू में 0 हो, तो डायरेक्ट आप डिटर्मिनेंट बना सकते हैं बच्चों। क्लियर बात हुई भी। अब आइए जो बेसिक सीख लिया, अब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बारे में सीखेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे बच्चों। भाई देखो 2 ऑर्डर वाले का तो आपको वैल्यू निकालना आ ही गया, फिर भी एक दो एग्जांपल हम आपको कराते हैं। जैसे भी लिखा है डिटर्मिनेंट 3 4 5
2, ये बच्चों एक डिटर्मिनेंट है। इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो भाई कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना, ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 × 2, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 × 4, तो भाई 6 - 20, ये आ गया -14। बात क्लियर बच्चों? तो 2 वाले का तो वैल्यू निकालना सीख गए, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होते हैं, उसे कहते हैं ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है। 3 रो 3 कॉलम होते हैं तो 3 ऑर्डर वाला कहते हैं। और एक डिटर्मिनेंट में कितने भी रो और कितने भी कॉलम हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम ही आएंगे। मतलब जैसे 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम आएंगे, 3 रो हैं तो 3 कॉलम आएंगे, 4 रो हैं तो 4 ही कॉलम आएंगे बच्चों। नॉर्मली जो हमारे यहाँ जरूरत पड़ेगी वो 3 ऑर्डर वाले की होती है। 2 ऑर्डर वाला तो इतना आसान है, और 3 ऑर्डर वाले की जरूरत पड़ती है, 4 वाले की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों। ठीक है जी, तो 2 वाला सीख लिया। अब एक 3 ऑर्डर वाला आपको सिखाते हैं कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। भाई जैसे ये है अपना A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिएगा बच्चों। आप सबसे पहले बच्चों आप A1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A1, ये वाला A1 आपने लिया। हाँ, तो फिर आपको ये वाला रो छोड़ देना है, ये वाला रो छोड़ देना है, और ये वाला कॉलम छोड़ देना है। ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना है, तो छोड़ दो। तो बाकी क्या बचा? ये रो छोड़ा, ये कॉलम छोड़ा, तो ये वाला पार्ट बचा बाकी, B2 B3 और C2 C3। बात क्लियर है बच्चों? जब इसको ओपन करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग ओपन करते हैं। मतलब रो के अलोंग ओपन करने का मतलब क्या है? इस रो के अलोंग ओपन कर रहे हैं, तो पहले जैसे आपने A1 लिया, फिर B1 लेंगे और फिर C1 लेंगे। कॉलम के अलोंग कर रहे हैं तो पहले A1 लिया, फिर A2 लेंगे और फिर A3 लेंगे। और ऐसा अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से किया, आप सेकंड रो सेकंड कॉलम या थर्ड रो थर्ड कॉलम से भी कर सकते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। अब इसमें जैसे आपने यहाँ A1 लिया तो उसका रो और उसका कॉलम छोड़ना है। फिर यदि आप B1 लेते हैं तो उसका रो और उसका कॉलम छोड़ना है। C1 लेंगे तो उसका रो और उसका कॉलम छोड़ना है। मतलब वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसको पूरा छोड़ देना है, उसे बाकी जो बचेगा उसको आपको लेना है। तो इसके बाद कौन आएगा भैया? B1। हम फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं B1। इसको छोड़ोगे तो क्या बचा? A2 A3 C2 C3। उसके बाद बच्चों लास्ट में जाके लेंगे आप C1। इसको छोड़ेंगे तो वही A2 यहाँ A3 और यहाँ B2 B3, ये बच्चों आ गए। इसके साथ साथ बच्चों आपको साइंस भी देखने हैं। इनके जो साइन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। साइन बिल्कुल आसान होते हैं। यहाँ से शुरू करो आप। सबसे पहले वाले का साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव। फिर ऑल्टरनेट साइन चेंज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बात क्लियर है भी? ऐसे शुरू करेंगे पॉजिटिव से और ऑल्टरनेट साइन चेंज करते जाएंगे। आप किधर को भी चल सकते हैं, इधर को भी घूम सकते हैं, इधर को भी घूम सकते हैं, किधर को भी आप चलिए, बात सेम ही पड़ने वाली है आपको। ठीक है भाई? तो ऑल्टरनेट साइन चेंज करने हैं। चाहो तो ऐसे ही आप बना सकते हो, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरीके से बच्चों साइन होते हैं। तो A1 का साइन तो पॉजिटिव है, B1 का साइन नेगेटिव है और C1 का साइन बच्चों पॉजिटिव है। इसके आगे देखिएगा जी। अब बच्चों ये 2 वाला बन गया है डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू तो निकालनी आती है, तो क्या बनेगा? B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। ये बच्चों बन गया है। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को बच्चों ओपन करते हैं 3 ऑर्डर वाले को। आइए इसे 1-2 क्वेश्चन करते हैं ओपन करने वाले और फिर प्रॉपर्टीज सीखते हैं। वैसे नॉर्मली ओपन तो बहुत ही कम केसेस में करना पड़ता है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे काफ़ी काम हो जाता है। आइए फिर भी 1-2 सवाल तो करने चाहिए जी। वैसे यदि आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपने इसका यूज करना सीख लिया होगा। फिजिक्स में जो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं वो डिटर्मिनेंट से ही होता है।
तो आइए देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बच्चों एक डिटर्मिनेंट है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हो जाइए बच्चों शुरू। कैसे करेंगे जी? पहले लेंगे 1 लेंगे, तो इसका रो छोड़ेंगे, इसका कॉलम छोड़ेंगे, तो ये बचेगा यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 9, फिर माइनस, फिर लेंगे भैया 2, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो क्या बचा रहे 4 7 6 9, फिर बच्चों आ गया +3। अब ये वाला कॉलम ये वाला रो छोड़ेंगे, तो 4 7 5 8, तो 1 इंटू, अब इसको ऐसे ओपन कर लो जी, 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 45, और 6 इंटू 8 48, माइनस 2 इंटू 4 इंटू 9, माइनस 7 इंटू 6, और 3 इंटू 4 इंटू 8, और 7 इंटू 3। ऐसे बच्चों वैल्यू आ गई। तो देखो 45 माइनस 48 हो गया बच्चों -3, माइनस 2 इंटू 36 माइनस 42, शायद -6, प्लस 3 इंटू 32 माइनस 35, ये हो गया बच्चों -3, तो -3 प्लस 12 माइनस 9, ये बच्चों वैल्यू आ गया है 0। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा बच्चों 0। उम्मीद है बात समझ में आ गई भी। तो इस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेना है। एक क्वेश्चन हम आपके लिए लिख देते हैं, आप सॉल्व करके बता दीजिएगा बच्चों क्या आने वाला है। ठीक है जी। 1 3 5 7 9 11 13 15 और 16। बच्चों इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करके बता दीजिएगा कितना आता होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सिंपल आपको डिटर्मिनेंट को ओपन करना सिखा दिया है। और अब हम इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की। आइए सीखते हैं। हम कुछ मेन प्रॉपर्टी आपको बताएंगे यहाँ, जो हमारे यहाँ यूज होने वाली हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे ही। तो क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? P4 प्रॉपर्टीज बच्चों सीखने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी फिर से याद दिला दें, सिर्फ हम वही प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं जो हमारे काम आने वाली है। जो फालतू की प्रॉपर्टी और बहुत सारी हैं, या जो पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में ही काम आती हैं, हमारे यहाँ बाकी चैप्टर में काम नहीं आती, उस टाइप की नहीं बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा। तो पहली प्रॉपर्टी, इफ any 2 rows or columns, any 2 rows or columns of a determinant are identical, then its value is 0। यदि किसी डिटर्मिनेंट की बच्चों 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, तो फिर उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। देखिएगा कैसे बच्चों। जैसे देखिए यहां अपना A1 A2 A3 है बच्चों, यहां B1 B2 B3, और यहां है B1 B2 और B3। तो इसमें देखो बच्चों आपकी 2 रो सेम हो गई हैं, तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि इसका वैल्यू 0 आएगा। अब हम देखें ओपन करके 0 कैसे आएगा। ये 0 होता है, यहां इसको समझते हैं कैसे। इसको ओपन कर दीजिएगा, तो ओपन करोगे देखो A1 लिखोगे, A1 आगे क्या लिखोगे B2 B2 B3 B3, फिर -A2, तो अब आएगा B1 B1 B3 B3, फिर बच्चों लेंगे आप A3, तो आएगा क्या B1 B1 B2 B2। ये बच्चों ऐसा बनेगा। अब इसमें देखो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, B2 B3 माइनस B2 B3, इनका प्रोडक्ट सेम ही तो आ रहा है,
तो ये तो 0 हो गया, A1 इंटू 0। ऐसे दूसरे वाले में देखो B1 B3 माइनस B1 B3, ये भी हो गया 0। ऐसे ही तीसरे वाले में देखो B1 B2 माइनस B1 B2, ये भी हो गया 0। तो सब के सब कितने आ गए बच्चों? 0। तो प्रॉपर्टी समझ आ गया भाई। तो यदि दो रो आइडेंटिकल हो जाएं या दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। और इसमें ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल पास पास वाली रो ही आइडेंटिकल हो, ऐसा भी होता है फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल हो जाएं, सेकंड वाली अलग रहे तो भी वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। तो दो रो आइडेंटिकल हो जाएं तो बच्चों डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है। ये एक प्रॉपर्टी हमने सीख लिया। आइए दूसरा प्रॉपर्टी सीखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों, if each element of a row और एक कॉलम, बस जैसी बात रो के लिए सही है बिल्कुल सेम वही बात कॉलम के लिए भी सही होती है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ a determinant is multiplied by a constant k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। ये देखो जी प्रॉपर्टी समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई। यदि हम डिटर्मिनेंट के किसी एक रो के हर एलिमेंट को नंबर k से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे देखो, ऐसा कहना चाह रहा है भाई, ऐसा कहना चाह रहा है जैसे ये देखो एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। यहां एक बार और लिख दो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये बच्चों है डिटर्मिनेंट। ठीक है भाई बच्चों। तो जी अब आपको कहा गया है कि भाई यदि हम ये वाला जो अपना डिटर्मिनेंट है इसकी किसी एक रो को हर एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए हम जो फर्स्ट रो है उसके हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है बच्चों प्रॉपर्टी। अब यदि बात करें इसके प्रूफ की तो प्रूफ तो बिल्कुल फालतू है, प्रूफ की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। देखो कैसे, जब इसको आप ओपन करोगे ना तो यहाँ क्या लोगे KA1 इंटू समथिंग आएगा, फिर KA2 उसके इंटू में समथिंग आएगा, फिर KA3 उसके इंटू में कुछ आएगा। तो सब में k तो आ रहा है ना, तो k तो बाहर कॉमन आ जाएगा, तो वही तो k बाहर कॉमन लेके यहाँ लिखा है भाई। बात समझ में आ गई। तो प्रॉपर्टी आप कैसे याद रखेंगे, जैसे किसी एक रो में पूरे में k आ गया तो उस एक रो से आप k को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। ऐसी दूसरे रो में होगा तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, तीसरी में होगा उससे भी निकाल सकते हैं, मतलब किसी एक रो से ही कॉमन लिया जा सकता है। अब बिल्कुल ऐसे ही किसी एक कॉलम से भी कॉमन लिया जा सकता है बच्चों। बात क्लियर हुई। ऐसे ही इसको इधर से भी समझ सकते हैं, यदि बाहर k लिखा हुआ है तो इस k का मल्टीप्लाई आप फर्स्ट रो में भी कर सकते हैं, चाहे तो सेकंड रो में भी कर सकते हैं, चाहे तो थर्ड रो में भी कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ फर्स्ट रो में K1 K2 K3 लिखा हुआ है, यदि इसके बजाय यहाँ फर्स्ट में A1 A2 A3 लिखा होता और सेकंड में KB1 KB2 KB3 लिखा होता तो भी वैल्यू सेम ही आता। बात क्लियर हुई बच्चों भी। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और सीखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा आसान है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई यदि हम किन्हीं दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा वैल्यू पे, इसके बारे में बताएगी भी।
क्या कहता है प्रॉपर्टी, देखो जी, इफ टू रोज और columns, if two rows or columns of a determinant two rows or two columns of a determinant are interchanged two rows or columns of a determinant are interchanged, then determinant retains its absolute value, but its sign is changed. मतलब वैल्यू तो वही रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। मतलब पहले 2 आ रही थी तो अब -2 आ जाएगी, मतलब कि एक माइनस साइन आ जाएगा। मोटी मोटी बात ये है भाई। देखो बच्चों, कहानी क्या कहा, जैसे ये एक डिटर्मिनेंट है, मान लो भैया A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो अब यदि हम इनकी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दे, किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करना है, मान लीजिए हम फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब R1 को R2 की जगह लिख देते हैं, R2 को R1 की जगह लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं नोटेशन के तौर पे, R1 इंटरचेंज्ड बाय R2। तो पहले प्लेस पे आ जाएगा R2, तो B1 B2 B3, और दूसरे प्लेस पे आ जाएगा जी R1 A1 A2 A3। थर्ड रो को आप ऐसे ही रखा है। तो ऐसा करने से क्या होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यदि दो रो को आप ऐसे आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो उससे एक नेगेटिव साइन आ जाता है बच्चों। ये कहा है प्रॉपर्टी ने। इसके बाद बच्चों एक प्रॉपर्टी हमें और सीखनी है, बस उससे हमारा बेड़ा पार हो जाने वाला है। और एक प्रॉपर्टी बहुत फालतू बताने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर्टी क्या है, ऐसे सुन लो, यदि कोई एक रो पूरा जीरो हो जाए, यदि डिटर्मिनेंट का एक रो पूरा जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। वो तो आप भी ऐसे ही समझ जाओगे। डिटर्मिनेंट का पूरा एक रो जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है भाई। वो लिखवा नहीं रहे, वो तो ऐसे ही सुना दिया आपको। अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है उसको लिखने जा रहे हैं आपके लिए, यही सबसे ज्यादा काम आएगी। इफ टू एनी रो or column, if to any row or column of a determinant a multiple of another row or column is added, the value of the determinant remains the same. Value of the determinant remains the same. देखिए मतलब क्या है इसका, कोई एक रो है, उसके किसी मल्टीपल को किसी दूसरी रो में आपने ऐड कर दिया। एक बार ऐसे लिख के देखो तब समझ पाओगे आप, कमजोर बच्चे हो ना। ऐसे देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर बात बच्चों भी। अब क्या कहा गया, इसके किसी एक रो में किसी दूसरे रो के मल्टीपल को ऐड कर दिया। ऐसे लिखिए, जैसे मान लो आपने R1 में फर्स्ट रो में ऐड कर दिया R2 का मल्टीपल मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, R2 को K से मल्टीप्लाई करके हमने R1 में ऐड कर दिया, ये नया R1 ऐसा बना दिया। तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। देखिए क्या बना फिर, तो यदि इसमें इसको K से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो देखो यहां क्या बनेगा, A1 प्लस के B1 A2 प्लस के B2 A3 प्लस के B3।
ऐसा बच्चों बना। बाकी को सेम ही रखना है, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी ये कहता है ऐसा करने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही प्रॉपर्टी है जी सबसे इंपॉर्टेंट। किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में ऐड कर दो, ऐसा करने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये प्रॉपर्टी हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं भाई। बात क्लियर हुई बच्चों भी। बाकी तो एक प्रॉपर्टी और बताते हैं ऐसे ही, एक छोटी सी प्रॉपर्टी और ऐसी लिखा नहीं, ऐसी बस समझा देते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 और यहाँ भैया C1 C2 C3 D1 D2 D3, ये है बच्चों। तो इसमें क्या है देखो, एक जो रो है उसमें एलिमेंट्स ऐसे दो दो प्लस में करके लिखा हुआ है। यदि ऐसे किसी रो में एलिमेंट प्लस में लिखे हों तो इसके आप दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, इसके आप दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, एक पहले वाले एलिमेंट के साथ एक दूसरे वाले के साथ। तो कैसा बना, A1 यहां से लिया A2 और यहां से लिया A3, A1 A2 A3। दूसरे वाले में क्या लोगे, B1 B2 B3। बाकी सब सेम रखना है, C1 C2 C3 D1 D2 D3, C1 C2 C3 D1 D2 D3। ये है जी एक प्रॉपर्टी, कभी कभी ये भी काम आ जाती है थोड़ी बहुत। तो समझ में आ गया होगा। दोनों तरफ से आपको याद रखनी है। यदि ऐसे दो दो प्लस में लिखे हैं किसी रो में तो उससे आप दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, बस उसके एक एक एलिमेंट पहले डिटर्मिनेंट में, दूसरे दूसरे वाले दूसरे डिटर्मिनेंट में, और बाकी दोनों ऐसी रखनी है रो। इसको आप उल्टा भी समझ सकते हैं, यदि दो डिटर्मिनेंट्स में दो रो सेम है, दो रो सेम है, तो फिर तीसरी रो को आप ऐड कर सकते हो। देखो दो रो तो सेम थी, उनको ऐसे ही लिख दिया, तीसरी वाली रो को आपने उसमें ऐड कर दिया है। दो रो सेम हो तो थर्ड रो को आप ऐड कर सकते हैं। और यदि किसी एक रो में दो दो प्लस में लिखें तो उसका आप दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टी जान ली है, बेसिक कुछ प्रॉपर्टी हमने जान ली है डिटर्मिनेंट की। अब इन प्रॉपर्टी से हम एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए प्रॉपर्टी किस तरीके से आपको यूज करनी है बच्चों। और बच्चों फेवरेट नंबर अपना याद रखो, मैथ्स में फेवरेट नंबर होता है बच्चों 0। 0 बनाने की कोशिश हमारी रहती है। देखिएगा क्वेश्चन, एक तो बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन कराते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो, जैसे बच्चों इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो एक तो हमने इसका वैल्यू फाइंड किया था डायरेक्ट ओपन करके। अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज दो काम करती हैं हमारी, या तो प्रॉपर्टी यूज करके एकदम से इसका वैल्यू आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो प्रॉपर्टी जिसके कैलकुलेशन को आसान बना देंगी। ठीक है जी। तो क्या करेंगे भाई, इन नंबर्स को हम पहले छोटा करने की कोशिश करेंगे। जैसे नंबर है ना 7 8 9, आप जैसे बच्चों 7 8 9 के टेबल से याद नहीं होंगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इनको छोटा बनाएंगे। हमें तो ये 4 5 6 भी बड़े ही लग रहे हैं, हमें तो 1 2 3 तक तो काम चलता है, तो इनको भी छोटा बनाएंगे। तो छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे, आप ये वाले रो से ये वाले रो को माइनस कर दो, छोटा बन जाएगा। ये वाले रो से ये वाले रो को माइनस कर दो, ये भी वैल्यू छोटे हो जाएंगे। तो आप पहले एक ऑपरेशन हम क्या लिख रहे हैं, R3 को आप लिखो R3 माइनस R2। R3 को मतलब R3 की जगह लिखना है जो नया वैल्यू आएगा, और वो क्या लिखना है R3 माइनस R2। और हमने क्या सीखा है, ऐसा करने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ प्रॉपर्टी यही तो कहा है, ऐसा करने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी फर्स्ट रो को कुछ मत कहो, सेकंड रो को कुछ मत कहो, थर्ड रो में से सेकंड रो को माइनस कर दो। तो 7 माइनस 4 हो गया 3, 8 माइनस 5 हो गया 3, 9 माइनस 6 हो गया 3। ये बन गया 3 3 3 आ गया, बिल्कुल सुंदर आ रहा है। अब आप क्या करो, ये 4 5 6 भी बड़े ही लग रहे हैं आपको, तो आप सेकंड रो में से फर्स्ट वाले रो को माइनस कर दो, सेकंड रो से फर्स्ट रो को माइनस कर दो। क्या बना रही बच्चों, देखो 1 2 3 को तो ऐसे ही रहने दो, इससे इसको माइनस किया तो 3, इससे इसको माइनस किया तो 3, इससे इसको माइनस किया तो 3, और यहां भी क्या है 3 3 3। आप देखिएगा, आप देखो इसकी दो रो कैसी आ गई रे, इसकी दो रो सेम आ गई हैं।
प्रॉपर्टी ने क्या कहा था, यदि डिटरमिनेंट की कोई दो रो सेम आ जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया है। बात समझ में आई ना। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बच्चों आ गया है 0। बच्चों अभी तो बहुत छोटे बच्चों, आप इसलिए 2 बार में लिख रहा, बड़े होने के बाद ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर देते हैं। मतलब R3 को R3 माइनस R2 और R2 को R2 माइनस R1, एक ही स्टेप में आप यहां से यहां आ सकते थे, दोनों प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर सकते थे बच्चों। बात क्लियर हुई भी। एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, इसको आप सॉल्व करके बताइएगा। इफ A1 A2 A3 से लेके A9 तक, A1 A2 A3 से लेके A9 तक आर इन AP, AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। A1 A2 A3 A9, ये 9 टर्म्स है किसी AP के, आर इन AP, तो बताइएगा। देन डिटरमिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसका वैल्यू बच्चों आपको कैलकुलेट करके बताना है कितना आएगा भाई। ठीक है बच्चों, तो ये तो वैल्यू निकालने वाली बात हुई। अब हम कुछ और करते हैं जो प्रॉपर्टी यूज करके और अच्छे से कैसे क्वेश्चन होते हैं भाई। देखिएगा, वैसे तो हमने इतना डिटरमिनेंट आपको सिखा दिया है, यदि अब भी आप अपनी 12th क्लास की स्कूल वाली बुक को उठा के सॉल्व करोगे तो डिटरमिनेंट उससे भी काफ़ी सारा आपसे हो सकता है। वो आपकी मर्जी है करना नहीं करना, यदि वो भी कर लोगे जो हम अभी करा रहे हैं उससे भी बेड़ा पार तो हो ही जाएगा भी। ठीक है, देखिएगा 1A स्क्वायर 1B स्क्वायर 1C स्क्वायर, ये बच्चों एक छोटा सा डिटरमिनेंट है, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, A माइनस B माइनस C माइनस A, इस तरीके का वैल्यू बच्चों आएगा। तो आइए अब कैसे करेंगे, देखो क्या हम याद रखना है आपको, आपका फेवरेट नंबर होगा 0। वैसे आपकी नॉर्मल लाइफ में अपना फेवरेट नंबर कोई भी मानते हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैथ्स में जब भी पूछा जाए फेवरेट नंबर तो होगा 0। तो 0 फेवरेट नंबर है, तो आपको 0 बनाने की कोशिश करनी है, 0 बनाने की कोशिश करनी है बच्चों। कैसे बनेगा 0, माइनस करके बनेगा भैया 0, हुई फोर्थ प्रॉपर्टी। तो किससे किसको माइनस करना चाहोगे, फर्स्ट से सेकंड को कर लो या सेकंड से फर्स्ट को कर लो, सेकंड से थर्ड को कर लो या थर्ड से सेकंड को कर लो। आप तो फर्स्ट से थर्ड को भी कर सकते हो, मर्जी है किससे किसको माइनस करना है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो हम ऐसा कर लेते हैं, R3 को लिख लेते हैं R3 माइनस R2। R3 को क्या लिखना है, R3 माइनस R2। तो R3 को पहले हम चेंज कर रहे हैं बस, यहां हो गया 0, इससे इसको माइनस करेंगे 0। यहां देखो C माइनस B, यहां देखो क्या बनेगा C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये बच्चों बन गया अपना थर्ड रो। साथ साथ सेकंड वाली को भी चेंज कर लो, R2 को क्या लिख लो रे, R2 माइनस R1, ये वाली से वाली को माइनस कर दो, बोलो रे 0। यहां हो गया रे B माइनस A, और यहां हो गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और फर्स्ट को ऐसे ही। क्लियर बात होगी बच्चों जी, ये अपना देखिएगा बन गया है। अब इसमें में देखना है क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या रे, क्या कुछ कॉमन आ रहा है ये आपको देखना है। फर्स्ट रो तो बेचारी बहुत अच्छी है अपनी 1A स्क्वायर। अब आप सेकंड रो में देखो, यहां लिखा है B माइनस A, यहां लिखा है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अरे जो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है उसके फैक्टर कर दो ना, B माइनस A और B प्लस A। तो यहां भी B माइनस A आ गया, यहां भी B माइनस A आ गया, तो इससे क्या कॉमन आ जाएगा, B माइनस A कॉमन आ जाएगा। तो बच्चों सेकंड रो से कॉमन आ गया B माइनस A, यहां लास्ट में लिख लो शुरू में लिख लो तो एक ही बात है। तो बचा क्या, यहां तो 0 ही है, यहां से B माइनस A चला गया तो बचा 1, यहां से बच्चों B माइनस A चला गया तो बचा क्या B प्लस A बचा। उसके बाद बच्चों थर्ड रो से क्या कॉमन आ जाएगा, थर्ड रो से कॉमन आ जाएगा बिल्कुल ऐसे C माइनस B, तो यहां बचेगा 0, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा C प्लस B। अब बच्चों जो कॉमन वाला था इसको चाहो थोड़ा सीधा करके लिख दो, इसको A माइनस भी लिख दो, इसको B माइनस C लिख दो। ऐसा करने में दोनों से माइनस कॉमन लिया है तो माइनस माइनस प्लस हो गया।
अब बच्चों ये जो बाकी आपका डिटर्मिनेंट बना है, अब इसकी तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो भाई। इसको ओपन करना है आपको। ओपन कैसे करोगे? पहले 1 लोगे, इसको छोड़ोगे, बाकी लिखोगे। तो 1 आपने लिया, इसको छोड़ा, तो यहाँ 1, यहाँ b प्लस ए और यहाँ c प्लस बी। उसके बाद इस बार हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग ओपन करेंगे, जिसमें ना जीरो बनाते हैं, जहाँ जीरो बनाते हैं उसी के अलोंग ओपन करते हैं हमेशा, उससे तो फायदा होएगा। अब इसमें जब सेकंड में आप क्या लोगे? 0। यहाँ देखो ऐसे ही लिख लेते हैं, यहाँ लोगे 0 और 0 इंटू कुछ लिखोगे। हमें क्या मतलब क्या लिखेंगे? अरे 0 इंटू कुछ है ना, तो 0 ही होना है। फिर आगे क्या आएगा? फिर से लोगे आप 0 इंटू कुछ लिखोगे। हमें क्या लेना है, क्या लिखेंगे? वो तो 0 ही हो जाएगा। तो वो सब तो 0 ही हो जाएंगे। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम 0 क्यों बनाना चाह रहे थे। 0 बनाने से फायदा क्या है रे बच्चों? जब उससे अलोंग आप ओपन करते हैं तो 0 वाले तो 0 ही हो जाते हैं। जैसे इसमें 2 0 आ गए तो इनको देखना ही नहीं है, बस फर्स्ट वाले के हिसाब से आप ओपन कर दो। तो वो 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। ये कैसे हुआ करता था? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो भाई क्या बन गया रे? देखो a माइनस b माइनस सी, मल्टीप्लाई करो c प्लस बी माइनस b प्लस ए। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, c माइनस ए आ जाएगा। तो a माइनस b माइनस सी, c माइनस ए। ये बच्चों आ गया वैल्यू। तो 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया a माइनस बी माइनस सी, c माइनस ए। बच्चों इसको आप थोड़ा सा याद भी कर लेना, कर लोगे ना यार? इसको थोड़ा याद भी कर लेना। कई बार हम सवाल करेंगे यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसमें ऐसा बन जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू इसका पुट कर देंगे। आप कह देना सर याद है हमें, ठीक है भाई। चलिए आगे करते हैं, एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन और करा देते हैं। एक और बिल्कुल इसके जैसा ही दिखने वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, आप भी एक बार उसको ट्राई करिएगा। 1 a b c, 1 a b c, 1 b c a, 1 c a b। इसका वैल्यू बच्चों आपको फाइंड करना है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही है, उसी के तरीके से आपको सॉल्व करना है। कोशिश करो एक बार, कर पाते हो कि नहीं। आंसर भी लगभग वैसे ही आएगा जैसा लास्ट क्वेश्चन का आया था। तो देखो जी कितना आसान है। 1 1 1 बना हुआ है, 1 1 1 बना हुआ है, तो क्या करेंगे ना, माइनस कर देंगे, और माइनस कर देंगे वही बच्चों, तो क्या होगा? 0 0 बन जाएंगे। तो वही बिल्कुल वैसे ही करेंगे। R3 से R2 को माइनस करेंगे, और फिर R2 से R1 को माइनस करेंगे। R3 की जगह लिखेंगे R3 माइनस R2। ये समझ में आया ना? इधर लिखना क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो आपने R3 से R2 को माइनस किया, उसके बाद जो आया वो हमने कहाँ लिखा? R3 के प्लेस पे लिखा। क्या बनेगा बच्चों? देखो ये तो 0 हो जाएगा। अरे इससे इसको माइनस करना 0, इससे इसको माइनस किया तो हो गया c माइनस बी, इससे इसको माइनस किया तो ये बन गया ए बी माइनस ए सी। और फिर बच्चों R2 को आप लिख लो R2 माइनस R1, इससे इसको माइनस कर लो बच्चों 0, यहाँ b माइनस ए, और यहाँ ए सी माइनस बी सी। बाकी इसको ऐसे ही रखना है। अब इसमें देखो जी ये वाला जो टर्म है, इससे आप माइनस सी कॉमन ले लो, माइनस सी कॉमन ले लो तो ये b माइनस ए बन जाएगा। इस वाले से आप माइनस ए कॉमन ले लो तो ये c माइनस बी बन जाएगा। अब देखिएगा बच्चों जो सेकंड वाला रो है उससे क्या कॉमन आ जाएगा? b माइनस ए। देखो यहाँ भी b माइनस है, यहाँ भी b माइनस है। ऐसे थर्ड वाले रो से क्या कॉमन आ जाएगा? c माइनस बी, c माइनस बी। तो कॉमन आ गया b माइनस ए और c माइनस बी। बचा क्या भाई? यहाँ 1, यहाँ a और यहाँ b c, यहाँ 0, यहाँ से b माइनस से चला गया तो 1, तो यहाँ बचा माइनस c, यहाँ 0, ये 1, और यहाँ बचेगा माइनस ए। ऐसा बच्चों बन गया है। अब तो बात ही बहुत अच्छी बन गई रे। कैसे? अरे एक कॉलम में 2 2 0 आ गए, 2 2 0 आते तो मजा आ जाता है बिल्कुल। अब इसको ओपन करना बहुत ही ज्यादा आसान है। पहले इनको थोड़े सीधे करके लिख दीजिए, a माइनस बी लिख दो, इसको आप b माइनस सी लिख दो। तो अब जब जिसमें 2 0 आ जाती हैं तो उसको ओपन करना कितना ज्यादा आसान है भाई। इन दोनों 0 से तो कुछ होना नहीं है, जो होना है इस 1 से ही होना है। तो इस 1 के क्या कहते हैं, इस रो को छोड़ो और इस कॉलम को छोड़ो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो,
तो ये कितना आ गया माइनस ए माइनस माइनस सी, तो ए माइनस बी बी माइनस सी, ये देखो माइनस माइनस बन गया अपना प्लस, तो ये बन गया प्लस का सी और माइनस का ए, तो क्या बन गया सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये बच्चों आ गया इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। उम्मीद है अब तो काफ़ी सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं डिटर्मिनेंट के बारे में, किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ का यूज कर लेते हैं भाई। आओ बच्चों तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद डिटर्मिनेंट आपका काफ़ी कुछ हो जाएगा, फिर आराम से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे बच्चों। अपना मानना ये है बच्चों, जो भी टॉपिक यूज होना है हमारे चैप्टर में, वो हमने पहले पढ़ा हो या आगे पढ़ने वाले हों, वो पूरा एक बार पढ़ा देना जरूरी होता है भाई। यहाँ तो मान लीजिए हमारा आधा घंटा इसमें गया पढ़ाने में, लेकिन इतना पढ़ाया होता तो दो रास्ते थे, या तो हम पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो सवाल छोड़ते जाते जिनमें डिटर्मिनेंट्स का यूज होता, तो उससे तो आधा अधूरा काम होता ना। इसलिए और यदि ये ना पढ़ाते आपको तो क्या होता, जब वो हम क्वेश्चन कराते डिटर्मिनेंट वाले वो आपको समझ ही नहीं आते। बात क्लियर हुई बच्चों। इसलिए हमारा कंसेप्ट यही कहता है, जो भी आपका चीज कॉन्सेप्ट यूज होने हैं आपके चैप्टर्स में वो पूरे आपको पढ़ाए जाएंगे, बेशक आपने वो जूनियर क्लासेज में पढ़ लिए हों या बाद में कहीं आप पढ़ने वाले हों, वो आपके सिलेबस में हो या सिलेबस में ना हो। देखो यदि कोई टॉपिक आपके चैप्टर में यूज हो रहा है तो वो सिलेबस में तो ऑटोमेटिकली आ ही गया है। बात क्लियर बच्चों ना। आइए एक क्वेश्चन और देखो आप भाई, आपको वैल्यू बताना है 1 1 1 ए बी सी, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए, सी स्क्वायर माइनस ए बी। बच्चों इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको बताना है। 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए, सी स्क्वायर माइनस ए बी। बच्चों तो इस यदि आप डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखें तो इसमें एक जो कॉलम है उसमें दो दो एलिमेंट्स ऐसे प्लस में लिखे हुए हैं। एक प्रॉपर्टी हमने सीखा था, यदि किसी रो या कॉलम में ऐसे दो एलिमेंट प्लस या माइनस में लिखे होते थे तो उसके आप क्या कर सकते थे, उससे आप दो डिटर्मिनेंट बना सकते थे। कैसे बनाते हैं, जो नॉर्मल लिखे हैं उनको तो ऐसे ही लिखना है, जिसमें आपके दो प्लस में लिखे हैं उसमें क्या करना है, उसके एक एलिमेंट तो पहले वाले डिटर्मिनेंट लेने और दूसरे वाले दूसरे में लेने। तो पहले इसके आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये बच्चों आप पहले डिटर्मिनेंट में ले लो। माइनस भाई जब यहां प्लस लिखा हो तो प्लस लेते हैं, माइनस लिखा है तो माइनस लेंगे। जो नॉर्मल वाले हैं उनको तो ऐसे ही लिख दो भाई 1 1 1 ए बी सी। अब इसका जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं वो यहां लिख लो, बी सी, सी ए और ए बी। ऐसा बच्चों बन गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू तो हमने कैलकुलेट किया था अभी, इसका वैल्यू बच्चों हमने फाइंड किया था, जो एक बढ़िया सा क्वेश्चन किया था पहले वाला। और कितना वैल्यू आया था इसका, अरे इसका वैल्यू आया था बच्चों a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। ये जो सेकंड वाला पार्ट है, ये सेकंड जो डिटर्मिनेंट है बच्चों, इसका वैल्यू भी तो हमने फाइंड किया था। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसी डिटर्मिनेंट को तो सॉल्व किया था, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया था बच्चों, उससे इसका वैल्यू भी आया था a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये बच्चों वैल्यू आया था। अब देखो इसका वैल्यू भी a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इसका वैल्यू भी a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है। दोनों का वैल्यू सेम है और दो दो सेम वैल्यू को माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। बात क्लियर होगी बच्चों। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया है 0। तो बच्चों ये हमने डिटर्मिनेंट के बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है। ये मेन जो प्रॉपर्टी आपको सिखाएं यही सब यूज होने वाली हैं। अब इसका जस्ट अभी पढ़ाने का लॉजिक ये था, जैसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखेंगे, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी आता है और डिटर्मिनेंट फॉर्म से सॉल्व करना बहुत आसान होता है। उसमें क्या फायदा होगा ना, जैसे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है प्लस करना माइनस करना, ये सब उसमें डायरेक्ट यूज हो सकते हैं और डायरेक्ट यूज होंगी तो कैलकुलेशन बड़ी
आसान हो जाएगी। इसलिए हमने थोड़ा डिटर्मिनेंट बच्चों सीखा है। तो इसको आप प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन कर लेना, हो सके तो कोई एक आध क्वेश्चन कहीं और से कर लेना, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना भाई। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना तो बहुत अच्छे से सीख ही लेना है आप भाई, ठीक है ना बच्चों। आप बच्चों नेक्स्ट क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे। ये वही एरिया ऑफ ट्राइंगल है जो आपने जूनियर क्लासेस में 9th या 10th में पढ़ा होगा, लेकिन जैसा हमारा मानना वही है, हम कुछ भी आपके भरोसे छोड़ के नहीं चलते हैं। आपको पूरे 2 साल में कहीं ऐसा मौका नहीं आने देंगे सर ये वाली चीज़ आपने नहीं बताई थी, मैंने 10वीं में तो पढ़ी नहीं थी, आपने भी नहीं बताई, इसलिए मुझसे कहाँ से आती। तो हम ये तो मान के ही चलते हैं आपने 10वीं में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने 9वीं में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना भाई। तो इसलिए मेहनत से पढ़ते जाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।